सर सैयद अहमद खान को भारत में अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग तरीके से, कुछ लोग नायक और कुछ लोग खलनायक मानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी। इसके लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय के आसपास के जो छात्र हैं या जो उस विचारधारा से प्रभावित छात्र हैं, वे उन्हें एक मुस्लिम समाज सुधारक मानते हैं, जबकि देश का अधिकांश धड़ा उन्हें भारत में विभाजन की बीज बोने वाला एक विभाजक के तौर पर देखता है। सर सैयद अहमद खान ने ही दो राष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी थी और इसी नींव पर अंततः चल करके मोहम्मद जिन्ना ने भारत का विभाजन किया और भारत विभाजन के बाद एक पाकिस्तान देश बना। इस तथ्य में कितनी सच्चाई है और किस हद तक इस तथ्य के साथ अग्री हुआ जा सकता है, यह आज भी विवाद का विषय है। नमस्कार, आज के इतिहास में हम आज चर्चा करने वाले हैं 17 अक्टूबर की, और 17 अक्टूबर भारत के इतिहास में सर सैयद अहमद खान का जन्मतिथि है, जो 17 अक्टूबर 1817 को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। भारत के विभाजन के सूत्रधार या दो राष्ट्र सिद्धांत के जनक, इनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में एक रईस सैयद खानदान में हुआ था। इसके बाद ये सर सैयद अहमद खान है, ये अपने सहयोगियों के साथ है। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने एज अ क्लर्क 1830 में अपनी नौकरी की शुरुआत की। 1830 में क्लर्क की नौकरी से शुरुआत की और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध करते रहे, और परिणाम हुआ कि 1841 में इन्हें मैनपुरी, जो अभी वर्तमान में यूपी का एक क्षेत्र है, मैनपुरी क्षेत्र में उप न्यायाधीश बना दिया गया। इन्हें कब? 1841 में मैनपुरी में उप न्यायाधीश बना दिया गया। उप न्यायाधीश बना दिया गया। तो इस तरीके से अंग्रेजों के साथ अपनी दोस्ती का इन्हें लगातार फायदा मिलता रहा। इन्हें उसके बाद लगातार अनेक क्षेत्रों में न्यायिक कार्य के तौर पर, मजिस्ट्रेट के तौर पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें भेजा गया। 1857 के विद्रोह के बारे में, जब 1857 का भारत में विद्रोह हो रहा था, तो उस समय सर सैयद अहमद खान ने, क्योंकि वह विद्रोह अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, उनके अस्तित्व के लिए चुनौती थी, ऐसे में सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों के लिए अपनी वफादारी सिद्ध की और दिल्ली में विद्रोह के दौरान, इनका दिल्ली में जो घर था उसमें बहुत सारे अंग्रेजों को अपने घर में छुपा कर रखा। और छुपाने का उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों को बचाया जा सके, साथ ही बाहर की गतिविधियों की जानकारी भी वह अंग्रेजों तक पहुंचाते रहे। और ब्रिटिश आक्रोश, जो कि उस समय जो आंदोलन हुआ था, जो 1857 का विद्रोह था, उसमें अंग्रेज मानते थे कि इसके जो मूल कारक रहे हैं, उस समय के तत्कालीन अंग्रेजों ने यही निष्कर्ष निकाला कि इस समय 1857 के विद्रोह के मूल कारक जो हैं वो भारत के मुसलमान हैं। और इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश आक्रोश से बचने के लिए 1858 में एक किताब लिखी। किताब का नाम था रिसाला असबाब ए बगावत हिंद। इन्होंने 1857 के बाद 1857 के विद्रोह पर एक किताब लिखी। किताब का नाम था, बहुत सुनने में भी लग रहा है, रिसाला असबाब ए बगावत ए हिंद। रिसाला असबाब ए बगावत ए हिंद। और इस पुस्तक में इन्होंने अहमद खान ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके लिए मुसलमान नहीं बल्कि
मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू जिम्मेदार थे, बल्कि हिंदू जिम्मेदार थे। तो इस तरीके से इन्होंने मुसलमानों को ब्रिटिश आक्रोश से बचाने और 1857 के विद्रोह का पूरा दायित्व हिंदुओं पर थोपने का प्रयास किया। इसके बाद में जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी और पूरा देश औपनिवेशिक सरकार के बहिष्कार के लिए एकजुट हो रहा था, तो उसी समय इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाने शुरू किए जिससे कि हिंदू मुस्लिम में यूनिटी बंद हो जाए, यूनिटी टूट जाए और देश हिंदू मुस्लिम के दंगों से प्रभावित हो जाए। और ऐसे ही कुछ मुद्दे जो इन्होंने शुरू किए वे मुद्दे थे, आप अगर पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे, इन्होंने हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदी बनाम उर्दू और संस्कृत बनाम फारसी, क्या हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदी बनाम उर्दू, हिंदी बनाम उर्दू और संस्कृत बनाम फारसी का विवाद छेड़ दिया। आप सभी को संभवतः यह विवाद बहुत महत्वपूर्ण नहीं लग रहे होंगे, लेकिन हिंदू बनाम मुस्लिम, इसका मतलब है कि हिंदू एक अलग राष्ट्र है, मुस्लिम एक अलग राष्ट्र है। हिंदी बनाम उर्दू, इन्होंने साबित करने का प्रयास किया कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है, इसीलिए ये दोनों भी, जितने दूर हिंदू और मुसलमान हैं उतने ही दूर की ये दोनों भाषाएं हैं, इन दोनों में आपस में कोई जुड़ाव नहीं है। साथ ही यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो भारत की संस्कृति है, जो कि संस्कृत भाषा से प्राचीन गौरव से प्रेरणा लेती है, मुसलमानों को इस भारत के संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए और उन्हें अपने लिए फारसी साहित्यों में, जो कि मुगल काल में तुर्की और फारस के क्षेत्र में वहां से प्रचलित हुई, वहां से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसका मतलब था कि ये अप्रत्यक्ष रूप से गजनवी और गोरी से प्रेरणा लेने की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से इन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर करके राष्ट्रीय आंदोलन से हटाने का प्रयास किया। और ऐसा नहीं है कि सर सैयद अहमद खान बार बार या हमेशा यही करते थे, बल्कि वे इतने बुद्धिमान और चतुर थे कि वे समय समय पर यह भी सिद्ध करने का प्रयास करते थे कि वे भारत के सच्चे नायक भी हैं, भारत के राष्ट्रवादी विचारक भी हैं। और इसीलिए उन्होंने 4 जनवरी 1884 को 4 जनवरी 1884 को जलंधर में, जलंधर जो पंजाब में है, जलंधर पंजाब में एक भाषण दिया। और यह भाषण काफी प्रसिद्ध भाषण है। आज भी जब बहुत सारे लोग जो कि उनके हिमायती हैं, सर सैयद अहमद खान के हिमायती हैं, वे इस भाषण को कोट करते हैं। और उस भाषण में उन्होंने कहा कि शताब्दियां बीत गई, शताब्दियां बीत गई हैं, ईश्वर ने चाहा था कि हिंदू और मुसलमान इस देश की जलवायु में, इसके उत्पादन में समान भागीदारी बने। हिंदू और मुस्लिम एक साथ 2 सगे भाई के जैसे हैं, वे इस देश के चेहरे की 2 सुंदर आंखें हैं। मैं चाहता हूं, वो कहते हैं, उन्होंने भाषण में कहा कि मैं चाहता हूं कि धर्म तथा समुदाय के विभिन्नताओं को भूलकर सभी को एक साथ संगठित होना चाहिए। हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, किंतु हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अलग नहीं हो सकता है। सोचिए, यह भाषण उन्होंने कब दिया? 1884 में। 1884 में
पंजाब में वे हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर भाषण दे रहे हैं, और इसके पहले ही 1857 की क्रांति के लिए हिंदुओं को दोषी बना करके और अंग्रेजों के साथ जुड़ करके मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इन गतिविधियों के बावजूद, चाहे वो, क्योंकि वो पहले से ही अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजी शासन में बड़े लंबे समय तक काम किया था, तो मुसलमानों को अलग लेकर के चलने के बावजूद जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों के बीच में उनकी भूमिका नहीं बढ़ रही है, मुस्लिम उन्हें अपने नेता के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ समय तक उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी बात किया। यही था वह जालंधर का उनका प्रसिद्ध भाषण। इसके बावजूद मुस्लिम समाज में उनकी प्रसिद्धि नहीं बढ़ सकी। इससे परेशान होकर के सर सैयद अहमद खान भारत छोड़ करके और खलीफा के राज्य तुर्की में जाकर बसने का निर्णय ले लिया। सर सैयद अहमद खान ने तुर्की में बसने का निर्णय ले लिया, तुर्की में बसने का निर्णय। अब उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान या भारत के जो लोग हैं वे मुझे अपना नायक नहीं मान पा रहे हैं, जबकि मैं अंग्रेजों के अधीन एक बहुत बड़ा ऑफिसर रहा हूं, फिर भी मुस्लिम मुझे अपना नेता नहीं मानते हैं, और यहां मैं इतना प्रयास करूं फिर भी नहीं मानते हैं, तो फिर मुझे भारत में नहीं रहना चाहिए, और मैं कहां रहूंगा, तो मैं खलीफा के शासन में रहूंगा। जहां पर कि तुर्की में खलीफा का शासन है, मैं वहां खलीफा के अधीन रहूंगा। ये बात अंग्रेज भी ऑब्जर्व कर रहे थे, और जब उन्होंने खलीफा के राज्य मिस्र तुर्की में बसने का फैसला किया, तो अंग्रेजों ने उन्हें अपनी ओर से दो मुस्लिम लोगों को, दो मुस्लिम अंग्रेज भक्तों को इनके पास भेजा, मीर सादिक और मीर रुस्तम। मीर सादिक और मीर रुस्तम, मीर सादिक और मीर रुस्तम, इन दोनों को अंग्रेजों ने सर सैयद के पास भेजा और उन्हें सर सैयद के पास भेजा, और साथ ही उन्हें कुछ लालच दिया। लालच क्या दिया कि हम आपको जहानाबाद तालुका, जहानाबाद का जो पूरा तालुका है, उस पूरे तालुका का आपको जमींदार बना देते हैं। अंग्रेजों ने इन्हें जहानाबाद तालुका का जमींदार बनाने का लालच दिया, और फिर इसके बावजूद जब ये नहीं तैयार हो रहे थे, तो अंग्रेजों ने इन्हें और बड़े न्यायिक अधिकारी के पद पर बिठाने का निर्णय लिया, और तब ये तैयार हो गए। जब अंग्रेजों ने इन्हें बड़े न्यायिक अधिकारी के पद पर बिठाने का लालच दिया, बड़े न्यायिक अधिकारी बनाने का लालच, तो ये तैयार हो गए, अधिकारी बनाने का लालच। तो इस तरीके से सर सैयद अहमद खान लगातार निजी स्वार्थ, निजी हित, साथ ही सिर्फ एक संप्रदाय मुस्लिम के हित के बारे में ही सोचते रहे, और उन्होंने हमेशा ऐसे प्रयास किया कि वे मुस्लिमों के बीच लोकप्रिय नेता बन सके, साथ ही अंग्रेजों के निगाह में भी वे अंग्रेजों के सरपरस्त बने रहे। उनकी वफादारी से खुश होकर के, सर सैयद अहमद खान की वफादारी से खुश होकर के अंग्रेजों ने भी इन्हें काफी पुरस्कार दिया, पद दिया, पदवी दिया, सम्मान दिया। सर सैयद अहमद खान के लिए अंग्रेजों ने लगातार इन्हें अपने साथ जोड़े रखने के लिए अनेक तरीके के पद दिए, जैसे, और उपाधियां भी दी। जैसे 1898 में इनकी वफादारी से खुश होकर के 1898 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। नाइटहुड यह ब्रिटिश उपाधि थी जो कि ब्रिटिश वफादारों को दी जाती थी, ठीक है। साथ ही
अंग्रेजों का विश्वास लगातार जीतने का प्रयास कर रहे थे, तो 1867 में इन्हें न्यायालय में जज बना दिया गया। 1867 में न्यायाधीश बना दिया गया। उसके बाद और जब ये 1876 में जब ये सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद अपने बेटे के साथ इन्हें 1869 में इंग्लैंड भेजा गया और वहां पर 6 अगस्त 1869 को अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, ये अंग्रेजों द्वारा भारतीय को दिया जाने वाला उस समय का सर्वोच्च सम्मान था, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। और इस ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजों ने 6 अगस्त 1869 को इस पुरस्कार से नवाजा। सोचिए, अंग्रेज जिन्हें अपना सर्वोच्च पुरस्कार दे रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजों के लिए कितनी देशभक्ति निभाई होगी, कितनी अंग्रेजों की सरपरस्ती की होगी। इतना ही नहीं, बल्कि 1887 में आप जानते हैं कि लॉर्ड डफरिन भारत के तत्कालीन वायसराय थे। 1887 में इन्हें लॉर्ड डफरिन ने भारत में जो सिविल सेवा आयोग था उसका अध्यक्ष, उसका मेंबर बना दिया। सिविल सेवा आयोग का सदस्य बना दिया। सिविल सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया। इतने पुरस्कार मिलने से इन्हें भी, क्योंकि इनकी भी एक जो आस्था थी ब्रिटिश शासन में और मुसलमानों को अपने आप को मुस्लिम समाज का नेता बनाने की जो इनकी एक महत्वाकांक्षा थी, उसका परिणाम था कि ये भी चाहते थे कि इन्हें अंग्रेजों के साथ बहुत ज्यादा लाभ मिले। और इसीलिए इन्होंने 1887 के अगले ही वर्ष 1888 में अंग्रेजों के साथ अपने राजनीतिक गठबंधन को और बढ़ाने का प्रयास किया और अंग्रेजी शासन में मुस्लिम भागीदारी, मुस्लिम पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इन्होंने अलीगढ़ में एक संस्था बनाई। उस संस्था का नाम रखा गया संयुक्त देशभक्त संघ। नाम क्या रखा गया? संयुक्त देशभक्त संघ। और इस संघ में सिर्फ मुस्लिम समर्थक और ब्रिटिश समर्थक और मुसलमानों को ही रखा गया जो इनके विचार से जुड़े हुए थे और जो अंग्रेजों की सरपरस्ती करते थे। यह स्थापित क्यों किया गया था, कब किया गया था, यह भी बड़ा मैटर करता है। आप अगर ध्यान से देखें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है। 1887 में इनको सिविल सेवा आयोग का सदस्य बना दिया जाता है ताकि सिविल सेवा में अब हिंदुओं को कम करके वहां पर मुसलमानों की भर्ती की जा सके। और उसके अगले ही साल 1888 में इन्होंने संयुक्त देशभक्त संघ की स्थापना की और इस देशभक्त संघ ने अपना उद्देश्य सुनिश्चित किया और उसमें लिखा कि ब्रिटिश शासन से भक्ति, ब्रिटिश शासन से भक्ति एवं कांग्रेस से दूरी। मतलब कि कांग्रेस को काउंटर करने के लिए अंग्रेजों ने इनका उपयोग किया और इन्होंने अंग्रेजों के कहने पर संयुक्त देशभक्त संघ की स्थापना की ताकि कांग्रेस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, पूरे भारत को एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर रही है, उसको कमजोर किया जा सके।
एक घटना है इनके जीवन में, जब ये 1867 में एक जज थे, जज के तौर पर काम कर रहे थे, न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे थे। तो इनका ट्रांसफर वाराणसी में किया गया। 1867 में इनका ट्रांसफर बनारस में किया गया, बनारस शहर में। आप सभी जानते हैं कि वाराणसी जो शहर है वह हिंदू धार्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा शहर माना जाता है, और वह भारतीयता का, भारतीय आदर्श का, भारतीय कल्चर का एक प्रतिनिधि शहर माना जाता है। जब इनको वहां पर बनारस में 1867 में ट्रांसफर किया गया, 1867 में, तो वहां पर इन्होंने देखा कि वहां के अधिकांश लोग शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस बात से इन्हें इतनी आपत्ति थी कि इन्होंने वहां के स्थानीय लोगों में उर्दू के प्रचलन को बढ़ावा देने का प्रयास किया और हिंदी को कम करने का प्रयास किया। लेकिन जब ये वहां अपने स्थानीय प्रतिनिधियों के, अपने अधीनस्थों के भाषा में भी परिवर्तन करने में सफल नहीं हुए, तो वहां से इनके मन में एक दुर्भावना फैल गई कि हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषाएं हैं, हिंदुओं को सिर्फ हिंदी से जुड़ाव है और मुसलमानों की एक भाषा जो हो सकती है वह उर्दू ही हो सकती है, और इसीलिए हिंदू और मुसलमानों दोनों को अलग ही रहना होगा, तभी दोनों खुश रहेंगे। तो इस तरीके से जो एक अलगाववादी विचार था इनमें अंदर से पनप रहा था, जो कि अंग्रेजों द्वारा पोषित था। लेकिन इसके लिए यह कहना कि ये प्रारंभ में देशभक्त, प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और बाद में कट्टर विरोधी हो गए, यह भी उतना ही सत्य है जितना कि इनको एकदम से यह कह देना कि इन्होंने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। इसका मतलब है कि दोनों असत्य हैं। इन्होंने मौका देख करके, जब इन्हें लगा कि हमें हिंदू और मुसलमानों में से मुसलमानों का नायक बनना है, मुस्लिम समाज ने जब इनको रिजेक्ट किया, तब इन्होंने एक दूसरी पैतरा खेली कि हमें हिंदू मुस्लिम दोनों की यूनिटी की बात करके देखता हूं, शायद मैं वहां पर सफल हो जाऊं और मुझे वहां एक बड़ा नेता मान लिया जाए। इसीलिए उन्होंने पंजाब के जलंधर में जो भाषण दिया था वह भाषण हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर दिया था। लेकिन उसके बावजूद जब समाज ने इनको अपना लीडर नहीं माना, तो उसके बाद पुनः ये अपने वही कट्टरपंथी धारा की ओर मुड़ गए। जब आगे प्रयास चल रहा था इनका, ये अपने कार्य में लगे हुए थे, चाहते थे कि मुस्लिम समाज अलग हो जाए, लेकिन इनको काउंटर करने के लिए मुस्लिम समाज के साथ भी, मुस्लिम समाज में भी जो उस समय की जो उग्र विचारधारा वाले जो मुस्लिम समाज के नेतृत्व करता थे, वे बल्कि कांग्रेस से अधिक जुड़ने लगे और वे अंग्रेजों से अधिक दूर जाने लगे। आप सभी जानते हैं कि देवबंदी और बरेलवी, इन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया और इन लोगों ने अलीगढ़ आंदोलन और सर सैयद अहमद खान के विरुद्ध फतवा भी जारी किया। लेकिन उसके बावजूद सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों के साथ सरपरस्ती से पीछे नहीं हटे। जब ये इंग्लैंड गए थे, तो वहां पर 1869-70 में जब उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी, तो वहां पर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब ये गए, तो वहां पर अंग्रेजों ने इनको एक सलाह दिया। 1869 में इंग्लैंड गए, तो वहां पर अंग्रेजों ने इन्हें सलाह दिया कि आप भारत में एक ऐसा अलग शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करवाइए, फंडिंग के लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे, और एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाइए जो आपके विचारों से जुड़ी हो और जो अंग्रेजों के साथ सरपरस्ती को बनाए रखे। जब वहां से इंग्लैंड से ये भारत आए, तो उन्होंने उसी अलगाववादी विचारधारा के केंद्र के रूप में और मुसलमानों को अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए एक पत्रिका की शुरुआत की, तहजीब उल अखलाक। आप सभी इस पत्रिका से परिचित होंगे, अगर पढ़ते होंगे तो।
तहजीब उल अखलाक। और इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने और उनको शैक्षणिक सुधार का लालच देना शुरू किया। और फिर अपने 7 छात्रों के साथ मिलकर के, सिर्फ 7 स्टूडेंट्स के साथ, चूंकि इनके बहुत सारे प्रयासों के बावजूद बड़े स्तर पर मुस्लिम इनके साथ नहीं जुड़ पाए, तो अपने 7 स्टूडेंट के साथ इन्होंने एक मदरसा तुल उलूम खोला। देखिए कैसे इनके विचारों में परिवर्तन हो रहा है। पहले अपने आप को उदारवादी मुस्लिम शो किया, मुस्लिम समाज में सुधार की बात की और मुस्लिमों को मदरसे के विपरीत इंग्लिश एजुकेशन ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब इंग्लैंड गए और वहां से जब अंग्रेजों ने इन्हें बताया कि आपका राजनीतिक कद बहुत छोटा है, बढ़ाने का प्रयास कीजिए, तो ये भी अब जो मुस्लिम समाज में सुधार की बात करते थे, इंग्लिश एजुकेशन की बात करते थे, उसके साथ साथ इन्होंने अब मुस्लिम समाज में मजहबी शिक्षा को भी प्रमोट करने का प्रयास किया। क्योंकि इन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि अगर मुसलमानों का लीडर बनना है, नायक बनना है, नेता बनना है, तो मुस्लिम समाज के धर्म को और कट्टर मुस्लिम होने को दिखाना ही पड़ेगा, तभी मुस्लिम समाज उन्हें अपने नेता के तौर पर एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए अब इन्होंने मदरसा खोलना भी शुरू कर दिया। बाद में यही मदरसा अलीगढ़ आंदोलन के तौर पर विकसित हुआ और यह मदरसा आगे जाकर के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। यह मदरसा ही मुस्लिम लीग, जो कि 1906-07 में जिसका जन्म हुआ, उसके जन्म का कारण बना। और अंततः जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रमोट हुआ तो वहां से इस्लाम और एक अलग राष्ट्र को लेकर के पाकिस्तान के निर्माण की विचारधारा यहां से पैदा हुई। जब इनके बारे में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये काफी प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे और देश में मुसलमानों का उत्थान चाहते थे, इसीलिए वे अंग्रेजों से जुड़ करके मुस्लिम समाज को अधिक सरकारी सहायता और उन्हें शैक्षणिक अनुभव, उन्हें शिक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें एक बात, इन सभी लोगों को जो ऐसा सर सैयद अहमद खान के बारे में विचार रखते हैं, उन्हें सर सैयद अहमद खान के 14 मार्च 1888 का जो मेरठ में दिया गया भाषण है, 14 मार्च 1888 को 14 मार्च 1888 को इनका जो मेरठ में दिया गया भाषण है, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए कि इन्होंने उसमें क्या भाषण दिया था। सर सैयद अहमद खान ने उस भाषण में कहा, मेरठ में ये भाषण दे रहे थे और मेरठ उस समय मुस्लिम बहुल इलाके में भाषण दे रहे थे, तो वहां पर वो कहते हैं कि हमारे पठान बंधु पर्वतों और पहाड़ों से निकलकर, सरहदों से लेकर के, मतलब अफगानिस्तान की सीमा से लेकर के और बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। अंग्रेजों के जाने के बाद यहां कौन विजयी होगा यह अल्लाह की इच्छा पर निर्भर है, लेकिन जब तक एक राष्ट्र दूसरे को जीत कर उसे अपना आज्ञाकारी नहीं बना देता है, तब तक इस देश में शांति स्थापित नहीं होगी। इन्होंने यह कहा कि अगर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन होता है और अंग्रेज यहां से जाते हैं, तो हम यहां के हिंदुओं को काट करके खून की नदियां बहा देंगे और फिर उन पर शासन करेंगे। और इसमें हमारी मदद कौन करेगा? तो अफगानिस्तान के जो अफगानी पठान हैं वे आएंगे और वे हमारी मदद करेंगे और हम मिल करके खून की नदियां बहा करके और यहां पर शासन करेंगे और हिंदुओं को अपना आज्ञाकारी बनाएंगे। इस हद तक ये कट्टर हो गए थे। सोचिए, एक न्यायाधीश, उसके बाद एजुकेशनिस्ट,
जो कि शिक्षा में सुधार की बात करता है, और फिर ब्रिटिश देशभक्त, और अब कट्टर। कितनी शेड्स थे इनके जीवन में, इन्होंने अपने चरित्र में कैसे बड़े बड़े बदलाव दिखाए कि यह देख करके लोगों को अचंभित होना पड़ा कि सर सैयद अहमद खान वही थे जो कभी जालंधर में भाषण देते थे और कहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक धरती के एक चेहरे की दो आंखें हैं, और वही कहते हैं कि हमारे पठान बंधु आएंगे और यहां खूनों की नदियां बहा देंगे और फिर इस्लामिक राज्य कायम होगा और तब स्थापित होगी शांति। इनके बारे में एक और मुस्लिम नेता हैं जो आप इनको जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके बारे में एक बार अपने भाषण में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि अहमद खान के, सर सैयद अहमद खान के राजनीतिक विचारों को हिंदुस्तान के लिए, इन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद खान के राजनीतिक विचार हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी गलती थी। इन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज किया, कहते हैं कि सर सैयद अहमद खान के राजनीतिक विचार भारत की सबसे बड़ी गलती थी, इसका मतलब है कि यह भी मानते थे कि भारत में जो विभाजन की आधारशिला रखी गई उसका जन्म सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही हुआ। आगे बाद में ये लिखते अपने एक भाषण में इन्होंने कहा कि शिक्षा और सामाजिक कार्यों की आड़ में जो सर सैयद अहमद खान जो राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं, इसके लिए उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। सोचिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यह भी एक मुस्लिम मौलाना है, इस्लामिक विद्वान है, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं, मुसलमानों के नेता हैं, और यह कहते हैं कि शिक्षा और सामाजिक कार्यों के आड़ में सर सैयद अहमद खान जो राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आगे ये कहते हैं, ये अपने भाषण में कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद कि सर सैयद अहमद खान के विचारों ने भारतीय मुसलमानों के एक धड़े को, संपूर्ण भारतीय मुसलमानों को नहीं बल्कि भारतीय मुसलमानों के एक धड़े को गलत दिशा में सोचने के लिए उस्का दिया, और विभाजन उसी का परिणाम था। मतलब कि अबुल कलाम, इन्होंने भारत के विभाजन के लिए सर सैयद अहमद खान को जिम्मेदार माना, सर सैयद अहमद खान को जिम्मेदार माना। आजादी के बाद जब पाकिस्तान में अपना इतिहास लेखन शुरू हुआ तो पाकिस्तान में एक आजादी के आंदोलन के इतिहास को जब लिखा गया तो वहां के सबसे बड़े जो समय के इतिहासकार थे मोइनुल हक, वे कहते हैं, उन्होंने एक किताब लिखा पाकिस्तान की आजादी के बारे में, और उस किताब में वो कहते हैं, ये पाकिस्तान में के स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला एक किताब है। इसी किताब में वो लिखते हैं, जो कि पाकिस्तान में काफी प्रचलित है, कि मोइनुल हक साहब ये पाकिस्तान के बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे और वहां के हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे। वे लिखते हैं कि सच में हिंद पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र स्थापित करने वाले संस्थापकों में से सबसे बड़े सर सैयद अहमद खान ही थे,
और उनके द्वारा ही जो नींव डाली गई, उसी नींव पर कायदे आजम ने इमारत बना करके पाकिस्तान निर्माण किया। मतलब इस किताब में लिखा गया है कि रिफॉर्मर एंड फर्स्ट प्रोटोगोनिस्ट ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, कि इन्होंने ही जो इस्लामिक राष्ट्र की अवधारणा दी, उसी नींव पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण किया। मतलब पाकिस्तान निर्माण के लिए पाकिस्तानी इतिहासकार भी सर सैयद अहमद खान को ही जिम्मेदार मानते हैं। इन्हीं को कहते हैं कि इनके प्रयासों से ही एक अलग मुल्क का निर्माण हुआ। 1887 के बाद से इनके लाइफ में बड़ा परिवर्तन आया। वे इतने बदल गए थे कि कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था कि यही सर सैयद अहमद खान है जो पहले कभी हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात करते थे। और 1887 के बाद ये कहने लगे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग जातियां हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। एक ब्रिटिश स्कॉलर रहे हैं हेक्टर बोलीमथ। हेक्टर बोलीमथ वो ब्रिटिश विद्वान है, हेक्टर बोलीमथ। इन्होंने एक किताब लिखी है भारत के विभाजन पर। तो उस किताब में ये लिखते हैं कि सर सैयद उन सब बातों के जनक थे जो कि अंततः मोहम्मद अली जिन्ना के मानस में पाकिस्तान के रूप में उत्पन्न हुई। कहते हैं हेक्टर बोलीमथ कि सर सैयद अहमद खान ही वे सारी परिस्थितियां पैदा करने के लिए जिम्मेदार थे जिसने अंततः मोहम्मद अली जिन्ना को यह सोचने के लिए विवश किया कि एक अलग पाकिस्तान संभव है। और आगे वही उसमें लिखते हैं, अहमद खान की राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित अवसरवादी राजनीति ने ही, और उनकी जो अवसरवादी राजनीति थी उसमें सिर्फ ब्रिटिश प्रतिध्वनि ही सुनाई पड़ती थी। कहते हैं कि ये सिर्फ अवसरवादी राजनीति कर रहे थे और इनके हर विचार में अंग्रेजों की बातें सुनाई पड़ती थी। सर सैयद अहमद खान सिर्फ इतना तक नहीं रुके, इन्होंने भारत में आप सभी जानते हैं कि जब 1885 के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जब वो आगे आंदोलन के तौर पर अपने आप को आगे बढ़ने लगी, तो उन्होंने कुछ प्रारंभिक मांगे जो रखी। उनमें से एक मांग थी कि सिविल सर्विस का एग्जाम भारत में कराई जाए। सिविल सर्विस परीक्षा का एग्जाम जो कि पहले इंग्लैंड में होता था, सिविल सर्विस का एग्जाम भारत में हो, भारत में हो। दूसरी मांग कि जो विधानसभाएं हैं उनकी सदस्य संख्या में वृद्धि की जाए, सदस्य संख्या में वृद्धि की जाए। ये दो ऐसी प्रमुख मांग थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी स्थापना के साथ ही सरकार के सामने उठाती रहती थी। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने इन दोनों मांगों का विरोध किया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, सिविल सर्विस का एग्जाम भारत में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भारत में अगर होगा तो यहां सिर्फ हिंदू ही उस एग्जाम के माध्यम से सेलेक्ट होंगे और मुसलमान पिछड़ जाएंगे। इसीलिए सिविल सर्विस का एग्जाम भारत में नहीं होना चाहिए और हमें अपने ऊपर अंग्रेज अधिकारी ही चाहिए। हमें अपने ऊपर किसी हिंदू को स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। साथ ही विधानसभाओं में सदस्य संख्या में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। क्यों नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि अगर विधानसभा में सदस्य संख्याओं की वृद्धि की जाएगी तो सिर्फ हिंदू उसमें भर जाएंगे और वे जब विधान बनाएंगे तो वे मुसलमानों के विरुद्ध में विधान बनाएंगे। ये कहते हैं कि जो अंग्रेजों की संवैधानिक प्रणाली है, मुझे उसमें भरोसा है। अंग्रेज जो भारत में शासन चला रहे हैं यह भारत के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। और कहते हैं कि भारत में एक जो प्रतिनिधि शासन की अवधारणा है कि जनता का प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना होना चाहिए, यह भारत के लिए सही नहीं है। इससे पता चलता है कि सर सैयद अहमद खान अलोकतांत्रिक और ऐसे व्यक्ति थे जिनका कि लोकतंत्र में
इनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं, क्योंकि ये प्रतिनिधि संस्था को मानते ही नहीं थे। कोई विश्वास नहीं। ये कहते थे कि जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं होना चाहिए शासन में, हमारे लिए अंग्रेज ही अच्छे हैं और वही हम पर शासन करे तो अच्छा है। अब ये सोचिए कि ये कहते हैं कि भारत में प्रतिनिधि संस्था किस लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर हिंदू मुस्लिम भेद है। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, और सबसे बड़ा भेद बढ़ाने वाले कौन है, तो सर सैयद अहमद खान स्वयं। इन्होंने स्वयं जाति और सांप्रदायिक विभेद को बढ़ावा दिया और कह रहे हैं कि भारत में प्रतिनिधि संस्था नहीं आ सकती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ के हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। इनके द्वारा जो सांप्रदायिक आधार तैयार किया गया, अंततः उसी पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और एक बार सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों की सरपरस्ती के साथ साथ एक भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण में उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अल्लाह ने, सुनिएगा, अंग्रेजों को अल्लाह ने हम पर हुकूमत करने के लिए भेजा है, और यदि कोई इस्लाम का सबसे अधिक करीबी हो सकता है तो वह सिर्फ एक ईसाई हो सकता है, हिंदू कभी नहीं। इतना अधिक इनमें अलगाववादी विचारधारा कट्टरता के साथ भरी हुई थी कि ये अपने ऊपर अंग्रेजों के एक स्वामी मानने के लिए तैयार थे, लेकिन भारतीय हिंदू को अपने साथ बिठाने के लिए भी तैयार नहीं थे। भारतीय हिंदू को वो विधानसभा में जाने के लिए, सिविल सर्विस में जाने के लिए एक अधिकारी के तौर पर कार्य भी नहीं करने देना चाहते थे। तो जब वो 1857 की क्रांति पर असबाब ए बगावत हिंद नाम की पुस्तक लिख रहे थे, तो उस पुस्तक में वो लिखते हैं कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध, मैं उनके लाइन को कोट कर रहा हूं, वो लिखते हैं कि असबाब ए बगावत हिंद में, एक किताब इन्होंने लिखा बगावत हिंद में, वो लिखते हैं कि 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह एक हरामजदगी है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक हरामजदगी है, एक हरामजदगी है, और इसके लिए, और इस हरामजदगी के लिए, इस हरामजदगी के लिए, जदगी के लिए सिर्फ हिंदू जिम्मेदार है, सिर्फ हिंदू जिम्मेदार है। मतलब वो 1857 के नायकों को हरामजादा और हिंदुओं को हरामजादा कह रहे हैं, और जिनको पाकिस्तान अपने निर्माण के लिए सबसे बड़ा नायक मानता है, अपने किताबों में इन्हें सबसे बड़े नायक के तौर पर पढ़ाया जाता है, भारत में आज भी सर सैयद अहमद खान को बहुत बड़े स्तर पर लोग अपना नेता मानते हैं, भारत का प्रतिनिधि करने वाला मानते हैं, एजुकेशनिस्ट मानते हैं। मार्क्सवादियों ने तो इन्हें और बढ़ा चढ़ा करके प्रदर्शित किया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के इतिहास को पुनर्लेखन की बिल्कुल आवश्यकता है, ताकि भारत के अतीत के जो वास्तविक नायक हैं, जो वास्तविक खलनायक हैं, उनके चरित्रों का पर्दाफाश हो सके और जो नायक हैं उनके साथ वास्तविक न्याय हो सके। इसीलिए इतिहास के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम सुनते हैं, हमें तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रख करके ही, सिर्फ किसी के कहने पर नहीं, बल्कि वास्तविक तथ्यों के साथ अपने आप को अपडेट कर ही अपने नायकों को जानना होगा। तभी हम भारत को एक महान भारत बना पाएंगे। भारत जो कि सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, इसमें जब भारतीयता वाले मूल्यों का समावेशन हो जाएगा तो भारत महान जरूर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।